Hello friends, this is SV. Welcome to Adega Manch. We are present here with another new and important session. Friends, इस नए सेशन में आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा मनोविज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम करने वाले हैं बुद्धि से रिलेटेड पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज जो करने वाले हैं वो रहेगा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में भी हमने बुद्धि से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें भी हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यदि थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो हमारे इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ये जो सेशन हम कर रहे हैं सीटेट 2020-21 की दृष्टि से कर रहे हैं जो कि 31 जनवरी को होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट सेशन। ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि से संबंधित पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड पोजेसिंग बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स हिंदी में भी समझ लीजिए, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शारीरिक गति इंटेलिजेंस यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जिनकी जो इंटेलिजेंस है बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है या कौन से हैं। ऑरेटर, पॉलिटिकल लीडर, सर्जन या फिर पोइट। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यदि हम ऑरेटर की बात करें तो ऑरेटर का संबंध शारीरिक गतिक बुद्धि से नहीं हो सकता क्योंकि उनका काम सिर्फ लेक्चर देना होता है। कुल मिला के वो सिर्फ वाचक अच्छे हो सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका संबंध बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से नहीं है। उनका जो संबंध रहेगा भाषा संबंधी इंटेलिजेंस से रहेगा। पॉलिटिकल लीडर की बात करें तो उनका भी संबंध नहीं होगा। पोइट की बात करें तो पोइट का संबंध लैंग्वेज से संबंधित होगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सर्जन की बात करें या फिर हम फिजिशियन की बात करें तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इनमें पाई जाती है क्योंकि हम देखेंगे कि हॉस्पिटल में वो अपने पेशेंट के देखने के लिए गतिशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं क्योंकि यहाँ से वहाँ उन्हें अलग अलग वार्ड में जाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। जो पहला बुद्धि परीक्षण है वो किसने डेवलप किया था। डेविड वासर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। फ्रेंड्स जो पहला बुद्धि परीक्षण है वो 1905 में आया, 1905 में। ठीक, तो बुद्धि परीक्षण की यदि हम बात करें तो वो एल्फ्रेड बिने ने, इनके साथ साथ इनके सहयोगी साइमन, कह सकते हैं जो बिने और साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण डेवलप किया। ठीक है, जो कि 1905 में आया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन की यदि हम बात करें तो चारों के चारों बुद्धि से संबंधित हैं, बुद्धि की व्याख्या करते हैं, बुद्धि की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम होगा, सबसे अच्छा होगा, उसको हम टिक करने वाले हैं। बुद्धि अनआयामी अवधारणा है। ठीक है, तो अनआयामी की बात करें, कुल मिला के इसमें कोई आयाम नहीं होते, यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल हट जाता है। बुद्धि केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। ठीक है, केवल की बात हो गई यानी कि नकारात्मक हो गई, इसलिए ये ऑप्शन भी हट जाएगा। सिर्फ बुद्धि आनुवंशिकता, किसी बच्चे किसी इंसान के हेरिडिटी से सिर्फ प्रभावित नहीं होती, उसके साथ साथ उसका वातावरण, उसका इन्वायरमेंट भी उसे प्रभावित करता है। सी ऑप्शन की तरफ चलें, बुद्धि केवल वातावरण से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे भी केवल की बात हो रही है, केवल यहाँ पे आनुवंशिकता की बात हो रही है, यहाँ पे वातावरण की बात हो रही है। तो हमने देखा कि ए, बी, सी तीनों ऑप्शन हट जाते हैं। डी ऑप्शन की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है। बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है क्योंकि बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। कुल मिला के बुद्धि
एक तत्व एक कारक को नहीं कहा जा सकता, बुद्धि की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन रहेगा डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ भी फिर दोबारा से बुद्धि का क्वेश्चन रिपीट हो गया। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। या फिर बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। या फिर बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न किए जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चारों के चारों ऑप्शन बुद्धि की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उनमें से एक जो सबसे सटीक और सबसे सही होगा, ठीक, उसको हमें टिक करना है। दोबारा से देखते हैं। ऑप्शन ए, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। अभिसारी का मतलब यहाँ पे हो गया सिकुड़ती हुई सोच या सिकुड़ती हुई थिंकिंग। तो सिर्फ बुद्धि ऐसी योग्यता नहीं है जिसमें सिर्फ किसी क्वेश्चन का एक आंसर दिया जाए, यानी कि सिकुड़ती हुई योग्यता नहीं, इसलिए ऑप्शन ए हट जाता है। बी की बात करें, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, ये भी बात सही यहाँ पे प्रतीत हो रही है। यदि सी की बात करें, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है। आनुवांशिक विशेषक तो है, लेकिन जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं, ये भी बात सही है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न किए जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन लगभग सभी ऑप्शन से सही बैठ रहा है, क्योंकि बुद्धि बहुआयामी है, ये तो निश्चित है। ठीक है, और इसके साथ साथ बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बुद्धि को, किसी भी प्रकार की बुद्धि को पूर्ण रूप से मेजर नहीं किया जा सकता, उसे मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। यदि आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन जब सही से प्रतीत होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। यदि हम बी की बात करें तो बी भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो यहाँ पे हम डी को नकारते हुए बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। बी बिल्कुल सही बैठता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन ही तो बुद्धि है और इसमें अनुभव इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम बी पर क्लिक करते हैं। इसके साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव्स टू एक्सेस इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। मतलब इंटेलिजेंस बुद्धि का जो आकलन है, एक को छोड़कर निम्नलिखित में से क्या है। ठीक, बुद्धि को मापने के लिए स्पेस के अलावा निम्नलिखित का विकल्पनात्मक रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एक अल्टरनेटिव्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है एक को छोड़कर। एक प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी द्वारा लिया गया समय, विद्यार्थी के अनुकूल क्षमता, या फिर शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने संबंधी विद्यार्थी की योग्यता, या फिर हम बात करें प्याजे संबंधी कार्य। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन दोबारा से आप रीड कर लीजिए और आंसर करने की कोशिश करिए। मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें तो बाकी सब, यानी कि एक को छोड़कर क्या विकल्प हो सकता है जिसके द्वारा बुद्धि को मापा जा सके। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो ऑप्शन रहेगा ए रहेगा। एक प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी द्वारा लिया गया समय। यदि कोई एक स्टूडेंट्स है, वो किसी प्रश्न का आंसर करता है और उसमें लिया गया समय जो है वो बुद्धि को मापन करेगा, यानी कि समय से कोई मतलब नहीं है। यदि हमें बुद्धि को मेजर करना है, किसी बच्चे के इंटेलिजेंस का आकलन करना है, एसेस करना है, तो उसमें विद्यार्थी द्वारा लिया गया किसी प्रश्न को सॉल्व करने का समय नहीं मेजर किया जाएगा। इसलिए इसको छोड़कर बाकी के जो सारे ऑप्शन हैं उसके द्वारा हम किसी बच्चे की बुद्धि का ऑलमोस्ट आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, नहीं जुड़े हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर से हमें कमेंट में बताएं। ठीक,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 6th क्वेश्चन। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है, या फिर हम बात करें ग्रुप फैक्टर थ्योरी, हायरार्किकल थ्योरी, या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो फ्रेंड्स जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है वो किस बुद्धि के किस सिद्धांत में इसकी बात की गई है, यानी कि बुद्धि का एक प्रकार है या एक सिद्धांत है लॉजिकल मैथमेटिकल थ्योरी, यानी कि तर्क और गणितीय जो बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि, वो किस बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है? 2 फैक्टर थ्योरी। फ्रेंड 2 फैक्टर थ्योरी की बात करें तो ये स्पीयरमैन ने दी है, इन्होंने इसमें बात की है GS थ्योरी। GS थ्योरी यानी कि जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर, 2 फैक्टर की बात करते हैं। ये मानते हैं कि बुद्धि 2 कारक होते हैं, जिसमें पहला कारक होता है सामान्य कारक, दूसरा होता है विशिष्ट कारक, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल हट जाता है। यदि हम बी की बात करें यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी की यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये दी है थॉर्नडाइक ने। इसमें बुद्धि को इन्होंने ग्रुप में वर्गीकृत किया है। यही यदि हम सी ऑप्शन की बात करें हायरार्किकल थ्योरी, ठीक है, हायरार्किकल थ्योरी की बात करें यानी कि श्रेणीबद्ध, तो फ्रेंड्स ये स्टर्नबर्ग ने दी है। इसमें ये 3 तरह की इंटेलिजेंस को मानते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई है फ्रेंड्स, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि को परिभाषित किया है या बताई है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की यदि हम बात करें तो इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं, यानी बुद्धि किसी भी व्यक्ति में अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, उसी के हिसाब से 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि के 8 प्रकार बताते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि 1983, क्या फ्रेंड्स 1983 में इनकी एक बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक आई इनकी 1983 में, ठीक है। तो उस बुक में इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वो मल्टी इंटेलिजेंस होती है। यदि आज हम बात करें तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को मल्टी डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा, यानी कि 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर ने की है। यदि हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है तो हमारे चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट में आप देखेंगे कि वहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हम करा चुके हैं, उसे जाएं और जाकर देखें। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद, ये तो हो गया, हाँ जी। ये रिपीट हो गया लॉजिकल इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, उसको तो हम कर चुके हैं, वो क्वेश्चन नंबर 7 कराया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत स्पेस पर बल देता है। जो हार्वर्ड गार्डनर, फ्रेंड्स हार्वर्ड गार्डनर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर यानी कि इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से पूछे जाएंगे, इसलिए इस सीरीज में आप देख पा रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत स्पेस पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का सिद्धांत दिया है, थ्योरी दी है, वो किस पर ज़्यादा बल देता है? विद्यालयों में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर, या फिर शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, या फिर सामान्य बुद्धि पर। फ्रेंड्स यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी है वो ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि जो आइडेंटिटी है प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअल, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण क्षमता, विलक्षण योग्यता होती है। इसी को इन्होंने बुद्धि करार दिया है। तो कुल मिला के बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, इसीलिए इसी आधार पर इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। ये बात करते हैं कि इंसानों में 8 तरह की बुद्धि पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ट बाय स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक थ्योरी एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से, यानी कि क्वेश्चन को समझिए, जो स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी है, ट्रायआर्किक थ्योरी में ये 3 तरह की बुद्धि की बात करते हैं। स्टर्नबर्ग 3 तरह की बुद्धि की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक जो नहीं है उसको छोड़कर, ठीक है, बाकी जो 3 हैं वो स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी, बुद्धि से संबंधित जो ट्रायआर्किक थ्योरी है, त्रिकारक सिद्धांत, ये 3 तरह की थ्योरी की बात कर 3 तरह की बुद्धि की बात करते हैं। जो एक है वो कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन सोशल यानी कि सामाजिक, एक्सपेरियंशियल यानी कि अनुभवात्मक, जैसे हम क्रिएटिव भी कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल, या फिर कंपोनेंशियल मतलब एनालिटिकल। तो फ्रेंड्स, जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम PCA से नोमेनिक्स बना के याद कर सकते हैं। पहले ये बात करते हैं, इन्होंने दी है यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें तो वो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ठीक है। सी की बात करें तो सी दी है इन्होंने यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ठीक है। क्रिएटिव मतलब अनुभव पर आधारित, जिसे एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा अलग तरह से, एक्सपीरियंशियल की जगह एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस लिख सकता है, लेकिन बिल्कुल 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 गलत रहेगा। वहाँ पे एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ये, यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस। कोई बच्चा तब क्रिएटिव होगा यानी कि वो अनुभव करेगा, अनुभव के आधार पर वो सृजनात्मक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले की यदि बात करें, इन्होंने इंटेलिजेंस की बात की है। पहली होगी प्रैक्टिकल की यदि हम बात करें तो कॉन्टेक्चुअल आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में आ जाता है। दूसरे की बात करते हैं ये क्रिएटिव का मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंशियल ऑप्शन बी में हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तीसरी प्रकार ये बताते हैं यानी कि एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक मतलब कंपोनेंशियल। तो कंपोनेंशियल यानी कि बी, सी और डी तीनों ऑप्शन ये बात करते हैं कि 3 तरह की जो ट्रायआर्किक थ्योरी है वो होती है। लेकिन ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर इसका यानी कि ए रहेगा सोशल, यानी कि सामाजिक बुद्धि की ये बात नहीं करते। सामाजिक बुद्धि की यदि हम बात करें तो सामाजिक बुद्धि थॉर्नडाइक ने दी है, वो अपनी अलग एक थ्योरी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 8 के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और IQ वाज डेवलप्ड बाय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। जो संप्रत्यय है IQ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? यहाँ पे फॉर्मूले की बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, इसमें आप कन्फ्यूज होते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ वाज डेवलप्ड, यानी IQ का कॉन्सेप्ट जो अवधारणा है वो किसने दी? गाल्टन ने दी, बिने ने दी, स्टर्न ने दी, या फिर टर्मन ने दी? फ्रेंड्स, गाल्टन की यदि हम बात करें तो गाल्टन ने नहीं दिया। बिने की बात करें तो बिने ने जो फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट यानी कि बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं ये 1905 यानी कि 1905 में। यदि हम स्टर्न की बात करें फ्रेंड्स, स्टर्न महोदय ने 1912, ठीक है, यानी कि 1912 में, नोट कर लीजिए, 1912 में अवधारणा दी, एक कॉन्सेप्ट दिया स्टर्न। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। स्टर्न महोदय ने IQ की अवधारणा, IQ का कॉन्सेप्ट दिया, बिल्कुल नोट कर लीजिए 1912 में। IQ का जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा दिया वो दिया स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने, ठीक है, 1912 में। यदि हम टर्मन की बात करें फ्रेंड्स, फॉर्मूले की यदि हम बात करते हैं किसकी, यानी कि जो IQ का सूत्र है आप पढ़ते हैं, IQ इज इक्वल MA/CA मल्टीप्लाई 100। जो IQ किसी भी बच्चे का बुद्धि लब्धांक निकालने का जो फॉर्मूला है, IQ का फॉर्मूला, वो दिया टर्मन ने। टर्मन की यदि हम बात करें, सूत्र दिया टर्मन ने, तो ये रिवाइज करके अवधारणा ये दिया 1916 में। 1916 में टर्मन द्वारा IQ का सूत्र दिया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट की बात करें तो 1912 में स्टर्न ने दिया। आई होप यहाँ से कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है। दोबारा से, स्टर्न ने जो दिया वो कॉन्सेप्ट दिया 1912 में, टर्मन ने IQ का सूत्र दिया 1916 में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बुद्धि में शामिल है, निम्नलिखित में से बुद्धि में क्या शामिल है? समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता, यानी कि किसी समस्या का एक नवीन नया उत्तर देने की जो व्यक्ति की क्षमता है उसे हम बुद्धि कह सकते हैं। किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने की योग्यता को हम बुद्धि कह सकते हैं, या फिर योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है वह, या फिर अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो ऑप्शन है वो बुद्धि से संबंधित हैं, लेकिन हमको एक करेक्ट ऑप्शन को चुनना है जो बुद्धि की अच्छी तरह से डिफाइन करता है, बुद्धि को अच्छी तरह से उसकी परिभाषा प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। जब भी हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं, कोई अनुभव करते हैं, उसके साथ किसी बच्चे, किसी व्यक्ति, इंसान के व्यवहार यानी कि बिहेवियर में जो परमानेंट परिवर्तन आ जाता है उसे हम बुद्धि कहेंगे। बाकी सभी ये बुद्धि की छोटी छोटी एक परिभाषा या एक सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण रूप से सभी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया गया जो परिवर्तन है उसे हम बुद्धि कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, बुद्धि से संबंधित ये था पार्ट 2। आई होप बुद्धि से संबंधित सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है बुद्धि से संबंधित पार्ट 2 हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट की तैयारी के लिए, और अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 31 जनवरी 2021 को जो सीटेट होने वाला है उसमें यहाँ से बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं बुद्धि से संबंधित। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से रट लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को करा रहे हैं, बहुत हेल्प मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? भाषिक मतलब लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे इस सीरीज़ में। जो हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की वो बात करते हैं। तो जो भाषिक बुद्धि है, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति किस तरह के होते हैं, यानी कि उनकी कौन सी विशेषता होती है? तर्क की दीर्घ श्रृंखला को संभाल सकने की योग्यता, यानी कि उन बुद्धियों में, उन व्यक्तियों में जो भाषा संबंधी बुद्धि रखते हैं, तर्क एवं दीर्घ श्रृंखला को संभाल सकने की योग्यता होती है। या फिर शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। वो भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह समझ सकते हैं, या फिर जो लैंग्वेज का एक ऑर्डर है, एक क्रम है, एक सीक्वेंस है, उसको अच्छी तरह से समझते हैं, यानी भाषा प्रयोग में उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। या फिर स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, स्वर और राग की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, ये सिंगर यानी कि जो संगीतज्ञ होते हैं या गायक होते हैं, उनका संबंध स्वर और राग से होता है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ध्यान देने और दूसरों के अंतर कर सकने की योग्यता रखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का यानी कि बुद्धि से संबंधित पार्ट 2 जो हम कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जिस इंसान में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, भाषा संबंधी बुद्धि पाई जाती है या फिर भाषिक बुद्धि पाई जाती है, हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग उनकी ये विशेषता होती है कि वो शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कि वो भाषा प्रयोग को अच्छी तरह से जानते हैं, वो संवेदनशील होते हैं भाषा प्रयोग करते समय। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल की बात करें, भाषा संबंधी एक तो कवि हो गए, इनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक, कवि के साथ साथ लेखक हो गए, कवि और लेखक एक ही बात हो गई भाई। ठीक है, इनको भाषा का ज्ञान होता है। इन्हीं में बात करें तो ये साहित्यकार हो गए, यानी कि साहित्यकार यही होते हैं, कवि और लेखक। ठीक, इसके साथ यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो हमारे गीतकार हो गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, भाषिक बुद्धि पाई जाती है। इसलिए ये भाषा का प्रयोग करते समय किसी शब्द का अर्थ, भाषा का क्रम, बाकी सभी चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हुए होंगे। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन से संबंधित प्रत्येक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अधेगा मंच।
कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, इसी के साथ मैं एस पी आपसे अलविदा लेता हूँ।